सादर नमस्कार। आज हम वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह के संयोजन संचालन की बात करते हैं। बहुत से मित्रों का आग्रह रहता है, आदेश रहता है, कई बार संचालन संयोजन के लिए वार्षिकोत्सव में कैसे करें, उसकी कार्यक्रम रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, अतिथियों का स्वागत कैसे करवाएं, कौन सी काव्य पंक्तियां काम में लें, क्या क्रम रहना चाहिए, अतिथियों का उद्बोधन कहाँ हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने तो वो कैसे, पुरस्कार वितरण का जो है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, मंच सज्जा कैसे हो, बैठक व्यवस्था कैसी हो, इन सब चीजों को लेकर के बातचीत करनी है। सबसे पहले चूंकि बहुत से मित्रों को काव्य पंक्तियां चयन करने में दिक्कतें रहती है, आपको प्रासंगिक काव्य पंक्तियां बोलनी होती है। वार्षिकोत्सव में हम जब अपने संस्थान का परिचय दे रहे होते हैं, विद्यार्थियों का परिचय दे रहे होते हैं, क्योंकि वर्ष भर की कथा वार्षिकोत्सव होता है। हमारी उपलब्धियां, भावी योजनाएं, संभावनाएं, चुनौतियां, अभिभावक भी उसमें रहते हैं। शिक्षा के जो तीनों ध्रुव है, शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक, तीनों उस कार्यक्रम में रहते हैं। फिर मीडिया वहां रहता है, समाज के गणमान्य नागरिक वृंद आपके अतिथि के बतौर वहां पर होते हैं, इसलिए समाज की के श्रेष्ठजन वहां पर है, सफलतम व्यक्तित्व विभूतियां वहां पर हैं जिनको आपने बुलाया है। मैं बार बार ये निवेदन भी करता हूं संस्थानों से, अपने संस्थान में भी और अन्य जगह भी, कि आप अन्य कार्यक्रमों में जो चाहो जिसको अतिथि बुलाओ, लेकिन जब आप वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह कर रहे हैं, इसका नाम भी इसी रूप में रखना चाहिए क्योंकि वार्षिक उत्सव है और हमारा पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम भी है, इसलिए उसमें ऐसे व्यक्ति को अतिथि बुलाया जाए जो समाज को प्रेरणा देने वाला हो, हमारे विद्यार्थियों के लिए जिसके जीवन की उपादेयता हो, जो हमारे बीच में से निकल करके कहीं श्रेष्ठता के शिखर पे पहुंचा हो। चलना उसी का है जिसे मंजिल से पूरी प्रीत हो, चलता ही रहे आगे चाहे हार हो या जीत हो, सिर्फ श्वासों का भार ढोना तो जीवन की परिभाषा नहीं, जीना उसी का है जिसके हर श्वास में प्रगति का संगीत हो। ऐसा विकास का संगीत लेकर के चलने वाला व्यक्ति हमारे बीच आना चाहिए, क्योंकि हम जब परीक्षा करते हैं, किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, तो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उससे प्रभावित होने के लिए हमें चाहिए कि वो जिस रास्ते से चल करके वहां पहुंचा वो महत्वपूर्ण है। पैराशूट से आने वाले लोग कभी प्रभावित नहीं करते हैं, उनके लिए व्यक्ति के मन में कभी श्रद्धा नहीं बन पाती है। जो पहले से थोपा गया हो, जो पीढ़ियों का कमाया हुआ धन लेकर के हमारे पर राज करने के लिए आ जाए, या कहीं पर मान सम्मान पाने के लिए उसके पीछे की दूसरी कहानियां हो, खुद के बलबूते पर नहीं आया हो, उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। इसलिए अतिथि ऐसा बुलाइए जो कि अपने बलबूते पर अपने कर्मों की सुवास के साथ में महकता हुआ आ रहा हो। ऐसे व्यक्तियों को अतिथि बुलाना चाहिए। चलने वाले कौन मंजिल से डगर से देखिए, तैरने वाले कौन तट से लहर से देखिए, और यदि खोजना है भीड़ भरी दुनिया में इंसान आपको, तो फिर आदमी को आदमी की नजर से देखिए। धन से, पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से उसका महत्व नहीं आंकना है, आपको देखना है कि संघर्ष के साथ में आगे बढ़ करके गया है। और हमारे विद्यार्थियों के लिए हम जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं, उन लोगों को प्रेरणा देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो आपका अतिथि होना चाहिए। आप इनमें काव्य पंक्तियां अपने तरीके से सेट करें, चयनित करें। दलीलें हुज्जतें करना तो केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। शुरुआत करिए इस तरह से कि हम दलीलें नहीं कर रहे हैं। इस संस्थान की उपलब्धियां गिनाने के लिए हम आपके सामने नहीं है, उपलब्धियां आपके सामने आएंगी, हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। अभी हम जब विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे तो उनके साथ साथ में उनके आयोजनों की कथा साथ साथ में चलेगी। कौन सी गतिविधि में विद्यार्थियों ने भाग लिया, कौन सी लोकल लेवल की है, कौन सी संभाग स्तर की है, कौन सी राज्य स्तर की, कौन सी राष्ट्रीय, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय, किस गतिविधि में बच्चे ने भाग लिया है, ये सारी कहानी आपके सामने आएगी। इसलिए पीतल और सोने का अंतर आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। इस तरह की काव्य पंक्तियों के साथ में आप अपनी बात को शुरू करें। हमारा जो वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम है, मित्रों से निवेदन करता हूं, आयोजक, संयोजक, संचालक सभी, सबसे पहली आवश्यकता है पूर्व तैयारी की। हमने पूर्व तैयारी कैसे की? अचानक कार्यक्रम बनता है, यकायक में, आपके पास में समय कुछ होता नहीं है, 2, 3, 4, 5 दिन में, आप कम से कम सप्ताह भर पहले कार्यक्रम तय करें। कार्यक्रम में अलग अलग समितियों में काम बांटें। केंद्रीकृत जितनी व्यवस्थाओं को करोगे उतना ही आपको परेशानियां आने वाली है। संस्थान में जितने लोग हैं सबका, उनकी प्रतिभा का, उनके हुनर का, उनकी योग्यता का, उनके संपर्कों का फायदा लेना चाहिए प्रत्येक कार्यक्रम में। हमारे पद्मश्री विजयदान जी देथा कहते थे कि
जब आप किसी नाटक का मंचन कर रहे हैं, किसी कहानी का मंचन कर रहे हैं, आपने दृश्य दिखाया, एक कमरा दिखाते, उसमें किताबें भी है, उसमें टेबल भी है, उसमें कुर्सी भी है, उसमें एक तलवार टंगी हुई है, ढाल रखी हुई है, उसमें आपने जो जो सामान रख रखा है, कथानक के दौरान उन सब का उपयोग होना जरूरी है, अन्यथा फिर आपका दृश्य झूठा हो जाएगा। तो संस्थान में जब व्यक्ति आता है, बाहर से आने वालों के सामने संस्थान का एक एक व्यक्ति है, उनका सबका सदुपयोग लेना संस्था प्रधान का, हमारे प्रबंधक का दायित्व है। इसलिए वो जितना जितना उपयोग ले सकते हैं, अलग अलग समितियां बना करके सबके संपर्क का फायदा लीजिए। टेंट और बैठक व्यवस्था की समिति तय करे कहां कितनी कुर्सियां लगेगी, मंच कैसा लगेगा, मंच पे कितनी कुर्सियां लगनी है, मीडिया के लिए कौन सी दीर्घा बननी है, सोफे कहां लगने हैं, कौन सी कुर्सियां किस तरह से लगनी है, बीच में से दरी पट्टी जिसमें से रास्ता लगना है वो कैसे जाने वाला है, संचालन की दीर्घा कहां बनने वाली है, नाम पट्टिकाएं लगेंगी, छात्र छात्राएं अलग अलग बैठती हैं, अभिभावक बैठते हैं और बैठते हैं, हमारे गणमान्य अतिथि वृंद बैठते हैं, उनके लिए अलग अलग आप पहले से तय करें, लगा करके छोड़ें, तो फिर बाद में व्यवस्थाओं में दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा जब आपके महत्वपूर्ण अतिथि आते हैं तो कुर्सियों पे जगह नहीं मिलती और आप हाथ जोड़ते हुए दिखते हैं कि कैसे ही कोई उठ करके उनको स्थान दे देवे। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आयोजक इन सब चीजों से विवश हो जाता है कि अब मैं किन्हीं को कुर्सियां पे बिठा नहीं सकता, आगे से किसको उठाऊं, तो इधर उधर घूमता है, उनका प्रॉपर स्वागत भी नहीं कर पाता। इसलिए पहले से यह व्यवस्था किसी व्यक्ति को सुपुर्द करें। मंच सज्जा, उस पर सारी चीजें आपकी आनी चाहिए, कितनी कुर्सियां, कौन सी टेबल, कौन सी नाम पट्टिकाएं, सरस्वती की प्रतिमा रखनी है, अन्य विवेकानंद जी की जिसकी भी आपको रखनी है वो प्रतिमाएं रखें आप जिसके नाम से हैं। ऐसा होता है बहुत से संस्थान उनके नाम से होते हैं, तो उन अपने श्रेष्ठ पुरुषों के नाम से भी, तो उनकी चित्र वहां रखे जाते हैं, वो सारे सहेज के रखे हों, मालाएं हो, दीपक हो, अगरबत्ती हो, माचिस हो, मोमबत्ती हो, ये सारी चीज सहेज करके रखें। बहुत बार दिक्कत होती है सर्दियों में, विशेषकर आजकल के कार्यक्रमों में दीपक जलता ही नहीं क्योंकि घी बिल्कुल ठस जाता है। तो हमारा अनुभव यह है कि आप पहले घी बत्ती पर लगा करके एक बार उसको जला दीजिए, फिर बंद कर दीजिए, दोबारा जब आप जलाएंगे तो आराम से दीपक संजोया जा सकेगा, जोत जल जाएगी, क्योंकि एक बार आपने लगा दिया तो वो वहां से जहां बंद करते हो आप, फिर वो बत्ती बहुत अच्छे से जल जाती है। इसलिए ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। ऐसे शुरुआत में अनुभव के आधार पर माला पहनाते समय मूर्तियों में, फोटो में माला पहनाते हैं, प्रतिमाओं में, तो बड़ी दिक्कत होती है, माला गिर जाती है, टेढ़ी मेढ़ी रह जाती है, फोटो गिर जाती है। आप माला पहले से पहना दें। मेरा निवेदन यह है, जो फोटो आपने भले वो सरस्वती जी की रखी है, विवेकानंद जी की, अन्य किसी आदर्श पुरुष की आपने रखी है, उनको माला पहले पहना दें। पुष्प चढ़ाने के लिए अतिथियों से आग्रह करें ताकि आपकी कोई व्यवस्था भंग नहीं होगी। आराम से वहां आपका सरस्वती वंदना का कार्यक्रम हो जाएगा। वंदना में आप कोशिश करें कि अतिथियों को सरस्वती वंदना के लिए जब बुलाएं तो वंदना की छात्राओं को साथ में बुला लें ताकि समय वहां मैनेज हो जाएगा। जब तक सरस्वती के दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण, पुष्पार्पण सब होते हैं, नैवेद्य होता है, तब तक आपकी सरस्वती वंदना इधर छात्राएं प्रस्तुत कर देंगी। इनको साथ साथ रखना है। जब आपने व्यवस्थाएं पहले की है तो टेंट व्यवस्था में आपने पुरस्कार एक तरफ रखे होंगे, उनकी टेबल आपने लगाई है, पुरस्कार के साथ में प्रमाण पत्रों को सहेज के रखा है, ये तैयारी पहले की है। प्रमाण पत्र और पुरस्कार ये साथ साथ आने चाहिए। इसके लिए जिनको व्यवस्था देते हो बिल्कुल क्रमवार होना चाहिए। जिसका आप नाम बोलते हो उसी का सर्टिफिकेट आना चाहिए, उसी का पुरस्कार आना चाहिए। पुरस्कार की कई सारी कैटेगरीज होती है, बड़ा, छोटा, मंझला, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 प्रकृति के पुरस्कार हो सकते हैं। इसलिए हमें छोटे से बड़े के क्रम में पुरस्कार देना होता है, उसी क्रम में आपके सर्टिफिकेट लगे रहने चाहिए। एक लिस्ट संचालक के पास में होनी चाहिए। एक लिस्ट जो वहां पर व्यवस्था देख रहे हैं उस टेबल पे जहां पुरस्कार और प्रमाण पत्र रखे गए, उनमें एक इंचार्ज के पास होनी चाहिए। 2 कार्यकर्ता वहां होने चाहिए, नाम बोलते ही उनको ठीक से रखे और पकड़ाते चले जाएं। ऐसी व्यवस्था। माइक और साउंड सिस्टम है, वो संचालक की नजर में होना चाहिए, संचालक से उसकी निगाह मिलती रहनी चाहिए। संचालक का जैसे ही इशारा हो, साउंड सिस्टम वाला आवाज को तेज करना है, बेस बढ़ाना है, इको बढ़ाना है, क्या करना है, सारा कुछ उसके ध्यान में रहना चाहिए। उस आवाज को आपको सेट करके रखना है और उसके साथ में तालमेल बिठाना है, यह आवश्यकता है। कार्यक्रम रूपरेखा की एक कॉपी, बहुत बार हम भूलें करते हैं, अतिथि भी भ्रमित रहते हैं। कार्यक्रम रूपरेखा की एक कॉपी बनाइए, हमें पहले अंदाजा हो जाएगा हमारा कार्यक्रम कितना लंबा चलना है। कार्यक्रम बिल्कुल क्रमवार लिखिए और आगे समयावधि लिखिए, इस कार्यक्रम में कितना समय लगना है। भले वो सरस्वती वंदना लिख रहे हो, कार्यक्रम अतिथियों के स्वागत की बात कर रहे हो, अतिथियों के आगमन और आसन ग्रहण में भी आपको समय तय कर देना, लिख देना है। उस समय आप पहले से गणना कर लीजिए। वो टेंटेटिव होता है, संभावित होता है, लेकिन उससे आपको अपने कार्यक्रम की लेंथ मालूम हो जाएगी, कितनी समयावधि का मेरा कार्यक्रम होगा।
और अतिथियों के उद्बोधन के सामने भी समय लिख दिया जाए तो कार्यक्रम आपका व्यवस्थित होगा। अमूमन अतिथि ये चाहते हैं कि उनको जानकारी हो, मुझे बोलना कितना है। जानकारी के अभाव में व्यक्ति अपने हिसाब से बोलता है, फिर आपका कार्यक्रम बाधित होता है, बीच में आप पर्चियां देते रहते हो। इसकी आवश्यकता नहीं। यदि आपने पहले से कार्यक्रम को बांध करके रखा हुआ है, पहले से व्यवस्थित है, तो उतना ही होगा। इसलिए यह भी मंच के ऊपर पहले से अतिथियों का फोल्डर, जिसमें आपने खाली कागज भी रखना है या डायरी रखनी है, पेन रखना है, और वहां पर आपका यह कार्यक्रम रूपरेखा का पन्ना हो, हार्डबोर्ड पे लगा हो, ये व्यवस्थित आपका कार्यक्रम शुरू होना है। अतिथियों का आगमन और आसन ग्रहण, यह आपकी कार्यक्रम की रूपरेखा। अतिथि आएंगे, आसन ग्रहण करेंगे, आप उनका अतिथियों को बैठते ही सामने ऑडियंस बैठ रही है, विद्यार्थी बैठ रहे हैं, ये व्यवस्था देखने के लिए संचालक को थोड़ा सा समय चाहिए, 2-3 मिनट का। इस दौरान हड़बड़ाहट नहीं करनी है। इस दौरान वो निर्देश भी देवे, सूचनाएं भी देवे और कार्यक्रम का परिचय भी देवे। सारी चीजें एक साथ करनी है। वहां पर आप पारंगत है तो कहीं कुछ काव्य पंक्तियां काम में ले सकते हो, लेकिन ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत आपको करनी है। काव्य पंक्तियां लें तो बहुत संक्षिप्त पंक्तियां लेवें। कार्यक्रम की जानकारी दें कि हमारा कौन सा कार्यक्रम है, इसका क्या नाम है। कई जगह पर उड़ान, आकांक्षा, इस तरह के नाम भी वार्षिकोत्सव समारोह के दिए जाते हैं। अपेक्षा, इस तरह के नाम भी होते हैं। और जनरली हम वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितरण समारोह नाम रखते हैं। तो जो आपका नाम है, उसकी पहचान, उसका परिचय, किस तरह का कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम के कौन कौन से फेजेज हैं, ये सारी जानकारी वहां पर संचालक देवे। और उसके बाद में अतिथियों को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करें। दीप प्रज्वलन होगा, सरस्वती वंदना हो गई। आप अतिथियों का परिचय या तो संयोजक खुद देगा, अपने पास बिल्कुल लिस्ट होनी चाहिए। अतिथि परिचय, अतिथियों का संक्षिप्त परिचय आपके पास होना चाहिए। दिमाग में रहने वाली चीजें बोलते समय बड़ी हड़बड़ाहट होती है, इसलिए संचालक के पास में लिखा रहना चाहिए। तथ्य तो कहीं किसी तरह से इधर उधर होना ही नहीं चाहिए। कौन माला पहनाएगा, कौन शॉल, कौन स्मृति चिन्ह देगा, सारी सूची आपके पास बनी रहनी चाहिए। पहले बुलाते समय पहले आप अतिथि का परिचय देते हैं और बाद में बुलाते हैं, तो उसमें बड़ा समय लगता है। आपके पास तो आपको जो बोलना था बोल दिया उस अतिथि के विषय में। अब आपने कहा कि फला 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 3 आदमी आएंगे और इनको एक माला पहनाएगा, एक शॉल भेंट करेगा, एक स्मृति चिन्ह देगा, एक साफा बंधवाएगा। 4 लोगों को आपने बुला लिया। अब वो आते हैं, इस दौरान आपके पास कोई मैटर नहीं, उस व्यक्ति के विषय में क्या बोलोगे, समय ज्यादा लग रहा है। आपको पहले उनको बुला लेना है कि मैं इनको आमंत्रित करता हूं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे इस आयोजक मंडल के समिति के सदस्य हैं या संस्थान के माननीय सदस्य महानुभाव हैं, जो पधारे। स्वागत करने के लिए आपको पधारना है, मंच के पास में पधार जाएं, हम मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हैं। आप उनको बुला लें, वो स्वागत करते रहेंगे। इस दौरान आप मुख्य अतिथि का परिचय दीजिए, विशेष अतिथि का परिचय दीजिए। समय बचेगा, अच्छा लगेगा। कार्यक्रम अतिथि जब पुरस्कृत हो रहा है, उनका सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है, उस दौरान आप उनका परिचय दे रहे हैं। इस समय मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का भी एक आधार बनेगा और कार्यक्रम आपका गरिमामयी बनेगा। इस रूप में आप अतिथियों का परिचय दें, ऑडियंस को साथ में जोड़ें। जहां जहां आपको लगता है वहां तालियां वालियां बजवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको स्वागत उद्बोधन के लिए अपने संस्था प्रधान को बुलाना है, प्रबंधक को बुलाना है, जिसका